इंडिया फर्स्ट की अगर बात करते हैं तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से बकायदा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को आपसे पूछा हूं आनंद सर, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को इस आनंद शर्मा सर से कमेंट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं नूपुर वाले स्टेटमेंट की। अब जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो उनको बोलना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक सबसे बड़ा जो चीज सामने आई वो ये थी कि सर ने वैक्सीन का जिक्र किया, हम लोगों ने लीड किया, वर्ल्ड को आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं असेसमेंट की अगर बात होती है, प्रीएम्प्ट करने की बात होती है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया फर्स्ट है या इंडिया अभी भी ट्रेल कर रहा है? देखिए, भारत एक प्राचीन संस्कृति, प्राचीन देश है। इसकी अपनी विशेषता है जो हर देश, हर समाज की होती है, चाहे वो छोटे राष्ट्र हों विश्व में या बड़े राष्ट्र हों। भारत का जो मैं कहूँगा सफ़र, वो लंबे समय से चल रहा है। और भारत की सोच और यहाँ से जो विचार, यहाँ से जो फिलॉसफी बाहर गई भारत की आज़ादी के बाद भी, उसको दुनिया ने स्वीकार किया, उसका सम्मान किया और ये समझा कि इस देश से एक ऐसी सोच निकल के आती है जो दुनिया में सहनशीलता, एक दूसरे का सम्मान, समावेशी सभ्यता और एक ऐसा विकास जिसमें क्षमता हो सबको साथ लेके चलने की। मैं कुछ साल पहले कई बार गया हूँ। शिकागो गया था जब उनका वो म्यूनिसिपल हॉल नया बना और चार तरफ उधर सीढ़ी चलती हैं, स्टेप्स जाते हैं। हर स्टेप पे एक एक लाइन लिखी है जो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पे कहा था, इस देश, धर्म और संस्कृति के बारे में। मैं सोचता हूँ कि हम एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश बनाएंगे, इंडिया फर्स्ट तब होगा जब इंडिया वही समावेशी, वही उदारता, वही सहनशीलता, वही सम्मान सबके लिए। हम एक ऐसा देश हैं जो बहुधर्मी है, बहुभाषी है और मल्टी एथनिक भी है। इसमें तीन बड़े जो विश्व के एथनिक ग्रुप्स हैं भारत में रहते हैं। यहाँ पे द्रविडियंस हैं, मंगलॉयड हैं और एरियंस हैं। ये मानना पड़ेगा, ये भारत की वास्तविकता है। जब उसको हम साथ लेके चलें बिना किसी टीका टिप्पणी पे किसी पर भी, तो इस देश की आंतरिक शक्ति बढ़ती है और आंतरिक एकता जब तक रहती है, आप विकास का भी सोचते हैं। क्या हम साथ लेके चल पा रहे हैं? देखिए, मैं हाल के दिनों में मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। चाहे वो हिंदू नववर्ष हो, रामनवमी हो, कोई जुम्मे का दिन हो, पिछले 2 बार से ऐसा दिखाई दिया, या हनुमान जयंती हो, हमने जिस तरीके से वायलेंस या सड़कों पे जो चीजें देखी, ये कभी नहीं देखा। जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट आते हैं, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक की बात कर रहा हूं। आपको लग नहीं रहा है कि ये इंडिया फर्स्ट में एकदम डिविसिव होता जा रहा है भारत? ये देखिए, जो भी इस तरह की बात कहते हैं, करते हैं, मैं इसमें इसका राजनीतिकरण नहीं करने के लिए हूँ, पर इस पे हम सबको, जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, सत्ताधारी दल के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, उनको बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। Absolutely. और इस पर एक आवाज़ हिंदुस्तान की होनी चाहिए। इस पे दो आवाज़, ये देश सबका है, ये देश आपका भी है, हमारा है, और ये सारे लोग जो आपने जो अभी बात बोली है, और जब तक आपकी समावेशी सोच नहीं होगी, जब तक अगर आंतरिक एकता कमज़ोर होगी और आंतरिक टकराव होगा, तो भारत के लिए वो एक अच्छी खबर नहीं। मुझे समय दें थोड़ा। इनसे सुन रहा था, रविशंकर भाई की मित्र हैं हमारे, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। प्रश्न एक है कि भारत का जो मैंने कहा जर्नी की बात की, सफ़र की, ये पहचान पहले भी थी, जहाँ ये एक सच्चाई है कि निरंतरता होती है देश में, सरकारें बदलती हैं, पर कुछ नीतियाँ हैं वो चलती रहती हैं, संस्थाएं हैं, इस देश के वैज्ञानिक हैं, प्रशासक हैं, इस देश में अनुभवी लोग हैं, उद्यमी लोग हैं, वो निरंतर अपना काम करते रहते हैं। तो भारत की तकनीक की पहचान सही है, आपने कहा, पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पहला परमाणु विस्फोट पोखरण में
इंदिरा जी के समय में हुआ था। राइट। 1975 में आर्यभट्ट अंतरिक्ष में चला गया था। बड़ी बड़ी संस्थान पहले बन चुके थे। आज वैक्सीन तो देखिए, महामारी जब आती है तभी वैक्सीन बनता है। ना करे प्रभु के दोबारा आए, क्योंकि महामारी आई 100 साल के बाद पेंडेमिक आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उससे 103 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था। 700 साल पहले ब्यूबोनिक प्लेग आया था जिसने दुनिया में सबसे खतरनाक आज तक हो रहा। पर यह भी वास्तविकता है कि जिस सीरम इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं वो 1963 में स्थापित हो गया था और 80 के दशक में भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर देश बन चुका था। तो भारत का सम्मान हमेशा रहा। भारत की जहाँ तक सेना की बात है, हमारे लोगों के शौर्य की बात है, बहादुरी की, वो पहले भी रही। हमको नहीं भूलना चाहिए कि आपकी बंगाल की खाड़ी में अमेरिका के न्यूक्लियर फ्लीट खड़ा था, 7th फ्लीट। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी तरफ चीन की पूरी फौज बाहर आ गई थी। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यूके की न्यूक्लियर फ्लीट उस वक्त अरेबियन सी में आके खड़ा हो गया था। उस वक्त बांग्लादेश को आज़ाद कराया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज की तारीख तक, आज भी 4 महीने से युद्ध चल रहा है दुनिया में एक जगह जी, सबसे बड़ी जीत भारत की सेना की हुई थी जब 1 लाख पाकिस्तान की फौज ने आत्मसमर्पण किया था। तो आज ही नहीं, इस देश का माथा कभी नीचे नहीं हुआ। अगर हम अपना माथा स्वयं कोई ऐसी चोट पहुंचा दें हमारे यहाँ, हमको रोक लगानी चाहिए। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहता, किसकी टिप्पणी से, पर ये नहीं होना चाहिए। मैं अंतिम एक सेंटेंस कहूँगा कि भारतीय मूल के कितने लोग खाड़ी में काम करते हैं, वेस्ट एशिया में काम करते हैं, गल्फ कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा जो इनवर्ड रेमिटेंसेस है दुनिया में किसी देश को आती हैं अपने डायस्पोरा से, NRI से, वो हिंदुस्तान को आती हैं। $83 बिलियन हमको बाहर से आता है, उसमें से 56 बिलियन या 59 बिलियन तो यहीं से आता है, इन्हीं देशों से। तो हमको ऐसी कोई बात ना करें, ऐसा कोई व्यवहार ना हो। जो लोग करते हैं वो सत्ताधारी दल का तो नुकसान करते हैं, देश का भी कहीं ना कहीं अहित हो जाता है। आपका जो ये बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से आपने चीज़ों को बोला, और